नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT बेस्ड पर क्लास 6 यानी कक्षा 6 की पॉलिटी लेकर आए हैं, जिसमें आपको जितने भी चैप्टर हैं सब एक ही वीडियो में पूरा मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आपका कौन सा है? तो जो पहला चैप्टर है वह है आपका विविधता की समझ। ये है आपका पहला चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। गैर बराबरी। तो गैर बराबरी क्या होता है? तो गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। अगला हेडिंग है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था क्या है? असमानता का एक और उदाहरण है जाति व्यवस्था, यानी जो जाति व्यवस्था है यह असमानता का एक उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं, यही है जाति व्यवस्था। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत में विविधता। तो भारत में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है? तो भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा देश है? तो यह विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग अलग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत विविधताओं का देश है। इसमें बहुत से धर्म, जाति, भाषा और खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन उनका रहने का तरीका सिर्फ अलग है बस। और इसके अलावा विविधता के कारण कौन कौन से हैं? तो प्राचीन काल में लोग भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इसी कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। इसके अलावा विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन व मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि भी विविधता के कारण माने जाते हैं। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व सांस्कृतिक परंपराओं को ढाल लेते हैं। अगला है नेहरू की पुस्तक भारत की खोज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत की खोज। तो इसमें नेहरू जी कहते हैं कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार। तो जो अनेकता में एकता का विचार है यह नेहरू के द्वारा दिया गया है। अगला जो आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है वह है विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए विविधता एवं भेदभाव को देखते हैं। तो विविधता एवं भेदभाव किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है, तो वही विविधता या भेदभाव कहलाता है। पूर्वाग्रह। तो इसका अर्थ है पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच के
जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना, यही आपका पूर्वाग्रह कहलाता है। इसके अलावा कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देते हैं। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देते हैं। तो लड़कियां ऐसी होती हैं कमज़ोर, कोमल, मृदु स्वभाव की, और लड़के ये रोते नहीं, कमज़ोर नहीं होते, ये होते बहादुर होते हैं। तो यह भी भेदभाव पैदा करता है। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब चलिए विविधता देखते हैं। विविधता क्या है? तो वह समुदाय के सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वह गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो यही विविधता कहलाती है। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक, जनजातीय समुदाय, किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। दलित, तो दलित क्या है? इस शब्द को नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है कि दबाया गया, कुचला गया, ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में ही रहती हैं। तो दलित का जो परिभाषा है दलित की, वह है नीची कहे जाने वाली जात के लोग जो अपनों को दबाया या कुचला समझते हैं। अब देखते हैं भारत में जात व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है, यानी जो जात व्यवस्था है यह भी भेदभाव को जन्म देती है। अब देखते हैं स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, समानता में व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है आपका तीसरा, सरकार क्या है। तो चलिए देखते हैं सरकार क्या है। सरकार की परिभाषा। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के स्तर, तो पहला है राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। दूसरा जो है वह है आपका राज्य स्तर, यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। अगला है स्थानीय स्तर, यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायत या नगरपालिका के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं सरकार के कार्य। सरकार के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं, जैसे कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, राष्ट्रहित को सुरक्षित करना, जन कल्याण को
जन कल्याण के कार्य इत्यादि। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। अब आइए देखते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। पहला है आपका लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या है? इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राजतंत्र। तो राजतंत्र क्या होता है? इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता है। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहते हैं। राजतंत्र इस समय आपका ब्रिटेन में भी मौजूद है। अब देखते हैं आपका भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यानी भारत कैसा देश है? तो यह एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए लोकतंत्र लोगों का शासन ही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यही आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। अब है सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट का जो अर्थ होता है वह है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला। तो जो अमेरिका में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने का वह है आपका न्यूजीलैंड देश। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला और अमेरिका को 1920 में। इसके अलावा और अब देखते हैं आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है? इस अध्याय में आप लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में निर्णय लेते हैं, यानी निर्णय कौन लेते हैं? तो जो लोग भागीदार लोकतंत्र में भागीदार होते हैं। चुनाव में वोट देकर वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत में हर वर्ष 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनाती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से हैं? तो लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर
और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसके कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना देकर, जुलूस निकालकर, हड़ताल करके, हस्तक्षेप अभियान करके इत्यादि। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन आदि। अब विवादों का समाधान। तो विवादों का समाधान, विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तभी विवाद उत्पन्न होते हैं। और कई बार भेदभाव की दशा में कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस, उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद आदि। अब देखते हैं समानता एवं समाधान। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार समानता, इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर आपका है पंचायती राज। 5वां चैप्टर पंचायती राज। तो पंचायती राज के अंतर्गत पहला है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे उम्र देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, तो वही गांव का सदस्य कहलाता है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। तो एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड क्षेत्रों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। अगला है आपका सचिव। तो ग्राम पंचायत एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता है, सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। यानी जो सचिव होता है, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। तो यही सचिव के कार्य हैं। अगला है ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? जैसे सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, भवनों का निर्माण, पानी के स्रोतों की व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, यही ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, यानी गांव जो ग्राम पंचायत है इसकी आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के कार्य के लिए मिलने वाले दान, तो यही पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं।
अब देखते हैं समितियाँ। तो समितियाँ ग्राम सभा काम करने के लिए समितियाँ बनाती हैं। यह कुछ राज्यों में एक इसके सदस्य होते हैं, कुछ ग्राम सदस्य और पंचायत के सदस्य। उदाहरण निर्माण समिति, जैसे इसका उदाहरण है निर्माण समिति। पंचायत जो है यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। अब अगला आता है आपका जिला पंचायत। तो जिला पंचायत क्या है? जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करती है। अगला आपका चैप्टर है गांव का प्रशासन, छठा चैप्टर। तो इसमें पहला है पुलिस। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। तो पुलिस का कार्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। पटवारी। तो पटवारी का कार्य क्या है? यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि पटवारी का कार्य बताइए। तो इसका कार्य है जमीन का रिकॉर्ड रखना और इसका नाप जोख करना। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं। आइए आगे चलते हैं। खसरा रजिस्टर का विवरण। तो खसरा क्या होता है, इसका विवरण कैसे क्या होता है? तो जरीब। जरीब क्या है? यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है। तो जरीब क्या है? यह लोहे की एक जंजीर होती है जिससे खेत को नापा जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। तहसीलदार। तो तहसीलदार का कार्य क्या है? पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, यानी जो पटवारी का कार्य है उसका निरीक्षण तहसीलदार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखें और राजस्व इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिली है कि नहीं। अब देखते हैं हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो यह क्या कहता है? कई राज्यों में हिंदू औरतों और परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो यही है हिंदू अधिनियम धारा 2005। अब आपका अगला नया चैप्टर आता है नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन के अंतर्गत पहला है आपका नगर निगम। तो नगर निगम क्या है? नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। यानी नगर निगम किसे कहते हैं? तो जो नगर का प्रशासन चलाए वही नगर निगम कहलाता है। इसके 3 प्राधिकरण हैं: परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, संग्रह कर, मनोरंजन कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक हो वहाँ यह पाए जाते हैं। यानी नगर निगम में
नगर निगम की जो जनसंख्या है वह 5 लाख से अधिक होती है। अब आपका आता है नगर पालिका। तो यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है। वही आपकी नगर पालिका है। यानी सबसे बड़ा नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद नगर पंचायत आता है। तो नगर पालिका क्या है? यह भी प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव उनमें छोटे समूह के रूप में होती है। यही आपकी नगर पालिका है। नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें जनसंख्या 20,000 से अधिक, किंतु यह महानगर में नहीं आते हैं। यानी जो नगर पालिका की जनसंख्या है वह 20,000 से अधिक होती है, किंतु 5 लाख से कम। अब अगला है आपका नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्या है? ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, यही आपका नगर पंचायत है। अब आइए देखते हैं पार्षद। तो पार्षद क्या है? नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं। इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। तो पार्षद के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मेयर के लिए आयु 30 वर्ष आवश्यक है। तीनों स्तर का गठन जो होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस सब के लिए 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण दिया गया है। OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन हैं, यानी और बाकी के पास भूमि नहीं है। दूसरा है कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तीसरा है कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। अगला पॉइंट है भारत के 80% किसानों की यही हालत है कि केवल 20% किसान बड़े श्रेणी में आते हैं। यानी जो 80% किसान हैं उनकी हालत सही नहीं है और 20% केवल इसी श्रेणी में आते हैं। अगला है मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे महुआ बिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सहकारी समिति क्यों दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। अगला है समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं।
नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। तो जो नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती होती है, इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम चीजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चगेजंग समुदाय के हैं। वह सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वह 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करके खेती करना शुरू करते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है वह है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो भारत में 5000 से ज़्यादा और शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वह नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं? रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर काम करना। तो बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पर, फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई, मोची तथा ठेलों पर कुछ सामान रख कर उसे बेचने वाले। यह लोग स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसीलिए उन्होंने अपना काम खुद संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदें और कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती थी। इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बाजार में दुकानें। तो बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह अस्थायी दुकानें होती हैं। अब बड़ी दुकानें। तो बड़ी दुकानें क्या हैं? बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहते हैं। तो शोरूम किसे कहा जाता है? जो बड़े महानगरों या बड़ी शहरों में मौजूद होते हैं, उन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकानें व फुटपाथ से महंगी होती हैं। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों से, जैसे मुंबई, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्र से आता है। यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं, जो अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। अब देखते हैं लेबर चौक। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी यह आपका ये सी-टेट में आपका पूछा गया था लेबर चौक से एक क्वेश्चन। तो बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं,
जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सकें। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले लेबर, ट्रक के सामान उतारने वाले, टेलीफोन की पाइप लाइन की खुदाई करने वाले बहुत सारे लेबर मौजूद रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये जो लेबर चौक है, एक सड़क है, यहाँ चौराहा होता है और यहाँ पर कुछ मजदूर इकट्ठा होते हैं और वो हर प्रकार के वहाँ आपको मजदूर मिल जाएंगे। ठेकेदार जाता है और वहाँ से मजदूर का मोल भाव करता है और वहाँ पर उनको अपने कार पर ले जाता है। तो उसी को लेबर चौक, जहाँ पर सभी लेबर इकट्ठे होते हैं। अब देखते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है? तो यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हजारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होता है तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर प्रायः सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियाँ वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। अब देखते हैं दफ्तर या ऑफिस क्या है। तो शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? सेल्समैन और मैनेजर। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है कि सेल्समैन का कार्य होता है। दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर अस्थायी कर्मचारी होते हैं। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे? जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है जो बुढ़ापे के काम आता है। छुट्टियाँ, तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। तो छुट्टियाँ जैसे रविवार हुआ और जो राष्ट्रीय त्यौहार पड़ते हैं वो, उसके अलावा और कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, तो कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की जगह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 की NCERT का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे कक्षा 7, क्लास 7 की
आपकी NCERT वह भी एक वीडियो में आपको पूरा मिलेगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।